गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत में यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर पर बात करेंगे। सांस्कृतिक धरोहर पर आज का ये दूसरा वीडियो होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत में जो यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरे का किला, कोणार्क सूर्य मंदिर, इन चीजों पर हम लोगों ने बात किया था। तो आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम लोग वहां से करते हैं जहां से हम लोगों ने पिछले वीडियो को ड्रॉप किया था। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एलिफेंटा की गुफा के बारे में। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा एकमात्र ऐसा विश्व विरासत है भारत में जिसका नामकरण किसी जानवर पर हुआ है। एक्चुअली एलिफेंटा की गुफा का नामकरण वहां पर पाया गया एक हाथी का स्टैचू के नाम पर उसका नामकरण हुआ है। मतलब एलिफेंटा जो नाम है वो एक हाथी के जो स्टोन स्टैचू मिले हैं उसी एलिफेंट के नाम पर एलिफेंटा, जगह का नाम एलिफेंटा पड़ा और वहां का पाया जाने वाला गुफा एलिफेंटा की गुफा कहलाया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस बिजनेस को एलिफेंटा की गुफा से। एलिफेंटा की गुफा, चलिए गुफाएं कहिए वो ज्यादा तर्कसंगत होगा। देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा कि इसको 1987 के, ठीक है ना, में इसको विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया एलिफेंटा की गुफा को। एलिफेंटा की गुफा में 7 गुफाएं हैं। आप ऐसे समझे, एलिफेंटा की गुफा में 7 गुफाएं हैं जिसमें 5 जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं और जो 2 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है। एलिफेंटा की गुफा में कुछ शिव के मूर्ति पाए गए हैं। उसमें सबसे जो बेहतरीन मूर्ति है, सबसे जो आकर्षक मूर्ति है वो है त्रिशिव, है ना। वो त्रिमूर्ति शिव का वो मूर्ति है। त्रिमूर्ति नाम है उस जो मूर्ति का जो नाम है ना वो त्रिमूर्ति शिव है। तो त्रिमूर्ति शिव की प्राप्ति कहां से हुई है? तो एलिफेंटा की गुफा से हुई है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा के बारे में। अजंता की गुफाओं में सबसे आकर्षक क्या चीज पाया गया है, क्या चीज मिला है? तो वो मिला है दम तोड़ती हुई राजकुमारी। अजंता की गुफाएं से हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या समझा था? अजंता की गुफाओं से मिला है दम तोड़ती हुई राजकुमारी का जो चित्र मिला है वो अजंता की गुफाओं से मिला। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो डाइंग प्रिंसेस। चलिए, तो ये जो चित्र जो मिले हैं वो अजंता की गुफाओं से मिले हैं। अजंता की गुफा का सबसे बेस्ट बात आप ऐसा समझिए। एलोरा की गुफा की सबसे बेस्ट बात क्या है? तो एलोरा की गुफा से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफा नंबर 16 से प्राप्त हुए हैं कैलाश मंदिर। चलिए, जिसका निर्माणकर्ता कौन थे उस वीडियो में बात किया गया है। जिसके निर्माणकर्ता जो हैं वो कृष्णा प्रथम, जो राष्ट्रकूट राजा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रश्नों, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया। तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एलोरा के जो कृष्ण मंदिर, सॉरी कैलाश मंदिर है, उसका जो निर्माणकर्ता कृष्णा प्रथम राष्ट्रकूट राजा थे। तो चलिए, ये तो एलोरा, ये तो एलिफेंटा की गुफा के बारे में बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें नेक्स्ट की ओर जाना है वह है सांची का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो है वो सांची का बौद्ध स्मारक, वह सांची का बौद्ध स्मारक। सांची के बौद्ध स्मारक को 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्या साल का नाम है? तो 1989। चलिए, अब हमें यह देखना है कि सांची के बौद्ध स्मारक में क्या क्या प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, ये तो स्मारक हो गया ना, बौद्ध स्मारक, उसमें कई तरह की चीजें हैं। तो सांची के बौद्ध स्मारक में प्राप्त होने वाली चीज में सबसे पहले आता है सांची का स्तूप। इसके बाद आपको मिलेगा अशोक के स्तंभ। फिर हमें मिलता है शुंग स्तंभ, ठीक है ना, हमें मिलता है शुंग स्तंभ। और इसके बाद
हमें मिलता है श्री सतकर्णी, जो कि सातवाहन राजा थे। ये कौन थे? तो ये सातवाहन राजा थे के अभिलेख, श्री सतकर्णी के अभिलेख। तो ये चीज हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, सांची के बौद्ध स्मारक से। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इन सभी में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सांची का स्तूप। ठीक है, अब इससे सवाल कैसे आते हैं? सवाल इसी से आता है, बाकी से सवाल राइज नहीं होते हैं। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सांची के स्तूप का निर्माण करता कौन थे? तो सांची के स्तूप को निर्माण कराने वाले सम्राट अशोक थे, जिन्होंने तीसरी शताब्दी में सांची के स्तूप का निर्माण कराया। इसके बाद शुंग वंश के राजा अग्निमित्र ने इसको रिपेयर करवाया, इसका स्तूप का साइज और बड़ा करवाया। तो सांची के स्तूप से दो व्यक्ति संबंधित हैं, एक है सम्राट अशोक और एक है अग्निमित्र शुंग। ठीक है ना? तो चलिए अब देखना है कि इसका निर्माण किसने कराया, इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता में अशोक आते हैं, सम्राट अशोक, जिन्होंने तीसरी शताब्दी में सांची के स्तूप का निर्माण कराया। चलिए, सम्राट अशोक निर्माणकर्ता, इसमें सम्राट अशोक थे। फिर इसको जीर्णोद्वार, मतलब जीर्णोद्धार आप ऐसा कहिए, या रिपेयर वर्क, आप इसको सरल भाषा में समझिए। तो रिपेयर वर्क किसने कराया फिर बाद में? तो अग्निमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग। चलिए, तो इससे दो व्यक्ति संबंधित हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सांची के स्तूप में बौद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया है। ठीक है ना? इसमें बौद्ध को जीवन के घटनाओं के रूप में, जीवन में जो घटनाएं होती हैं उस रूप में महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। मतलब मानव रूप में महात्मा बुद्ध सांची के स्तूप में नहीं है। ठीक है ना? जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं उन रूप में महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात और देख लिया जाए कि सांची के स्तूप का साइज क्या है। स्तूप की जो ऊंचाई है, जमीन से लेकर जो टॉम मतलब डोम की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, स्तूप की जो ऊंचाई है, इसके सांची के स्तूप के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। स्तूप की जो ऊंचाई है वो है आपका 54 फीट। ठीक है ना? वो है आपका 54 फीट। और इसका जो व्यास है, मोटाई, मतलब जो स्तूप की जो मोटाई है, आप इसको ऐसा समझिए, स्तूप का जो व्यास है वो आपका है 120 फीट। ये तो आकार प्रकार हो गया। ठीक है ना? चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, भारतीय करेंसी पर भारतीय जो नए नोट जो निकल रहे हैं, इस पर कुछ सांस्कृतिक धरोहर को, है ना, जगह दिया गया है। तो कौन से नंबर के नोट पर किस सांस्कृतिक धरोहर को जगह दिया गया है, थोड़ा सा उसे देखा जाए। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये सांची का जो स्तूप आप देखते हैं, ठीक है ना, तो 200 के जो नए नोट निकल रहे हैं, है ना, उस पर उसके रिवर्स साइड में, फ्रंट में तो महात्मा गांधी के पिक्चर है, लेकिन नोट के रिवर्स पार्ट पर, ठीक है ना, सांची के स्तूप को जगह दिया गया है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, थोड़ा सा अब हम लोग ये देखेंगे कि किस नोट पर किस तरह के सांस्कृतिक विरासत का पिक्चर आया है। तो देखिए, जो 10 रुपए का नोट है उस पर कोणार्क मंदिर, है ना, जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका पिक्चर आया है। 20 रुपए के नोट पर एलिफेंटा की गुफा का पिक्चर दिया गया है। 50 के नोट पर हम्फी जो कि जिसके बारे में पिछले वीडियो में बात हो चुका है, हम्फी के मंदिर को दिखलाया गया है। 50 के बाद आता है 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उसका पिक्चर आया है। 100 के बाद है 200 का नोट। 200 के नोट पर सांची के स्तूप का पिक्चर आया है। और इसके बाद है 500 का नोट। तो 500 रुपए के नोट पर लाल किला के पिक्चर को जगह दिया गया है। तो ये क्या बताता है? ये हमारे सांस्कृतिक डाइवर्सिटी को बताता है।
उसके इंपॉर्टेंस को बताता है। ये नोट पर जगह देने का क्या मतलब है, ये दिखलाता है कि भारत जो है ना वो डाइवर्स तरीके से आगे बढ़ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लिया जाए कि किस करेंसी पर कौन से सांस्कृतिक विरासत को जगह मिला है। चलिए, तो जो 10 रुपए का जो नोट है, आप ऐसा समझे, अगर सबसे छोटा अगर संख्या में अगर हम लेके चलते हैं, तो जो 10 रुपए का नोट है उस पर सूर्य मंदिर कोणार्क को जगह दिया गया है। चलिए 10 रुपए का नोट आप ऐसा समझिए ब्रीफ में, तो इस पर सूर्य मंदिर, ठीक है ना, कोणार्क को जगह दिया गया है। चलिए, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात देखा है, ठीक है ना, सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, ठीक है ना। ये समझिए कि ये उड़ीसा में है और अपने समय का ये बहुत ही एक समझिए कि मास्टरपीस है, आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है सूर्य मंदिर कोणार्क, इसके बारे में बात हो चुका है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे 20 रुपए का नोट आते हैं। 20 रुपए के नोट पर किसकी बात हुआ है, ठीक है ना, तो वो है एलोरा की गुफा। 20 रुपए के नोट पर किसकी बात हुआ है, तो एलोरा की गुफा, जिसके बारे में अभी मैंने मेंशन किया है। चलिए, इसके बाद आते हैं 50 रुपए का नोट। 50 रुपए का नोट इससे बड़ा है, तो 50 रुपए के नोट पर हम्फी का है ना, हम्फी जो कर्नाटका में हम्फी, तो उसके मंदिर का इसमें पिक्चर दिया गया है, हम्फी के मंदिर का इसमें पिक्चर दिया गया है। चलिए, इसके बाद हम 100 रुपए के नोट पर आते हैं। तो 100 रुपए के नोट पर किसका जगह दिया गया है, तो रानी की वाव, जिसके बारे में हम थोड़े सी देर में बात करेंगे। ये रानी की वाव क्या है, रानी की वाव है ना, स्टेप वेल ऑफ क्वीन। इसके बाद आते 200 रुपए के नोट पर, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था, इसमें सांची के स्तूप का जगह दिया गया है, मतलब इसके रिवर्स साइड में सांची के स्तूप का फोटो है। और इसके बाद आते हैं 500 रुपए का नोट। तो 500 रुपए के नोट पर किसका जगह दिया गया है, तो वो लाल किला का जगह दिया गया है, जिसके बारे में हम थोड़े सी देर में देखेंगे। तो ये नोट है, ठीक है ना, और ये हमारे वो साइट हैं, वो जगह हैं जिनको यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। चलिए, अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो ये तो था कि सांची के स्तूप को 19 ठीक है ना 89 में विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया है। चलिए, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। तो अगला हमें जो प्राप्त होता है वो होता है हुमायूं का मकबरा। अब हमें अगला देखना है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं के मकबरा को, ठीक है ना, 1993 में, ठीक है ना, हुमायूं के मकबरे को 1993 में ना इसको विश्व विरासत में रखा गया है। चलिए, इसके बारे में कुछ बड़ी बात जान लेते हैं। हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने नहीं बनवाया था। हुमायूं के मरने के बाद उनकी जो विधवा रानी थी, है ना, तो उन्होंने इस मकबरे को बनवाया था, ठीक है ना। उसको आप ऐसा समझिए, हमीदा इसके जो निर्माण करता थे, ठीक है ना, तो वो हुमायूं की जो पत्नी थी, ठीक है ना, हमीदा बानो ने इसका, हमीदा बानो बेगम आप समझिए, शॉर्ट में हमीदा बानो मैं कह रहा हूं, हमीदा बानो ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने निर्माण नहीं कराया था। चलिए, इसका आर्किटेक्ट वास्तुकार कौन थे, इंपॉर्टेंट बात है। इसके जो वास्तुकार थे, इस मतलब मकबरे के जो वास्तुकार थे, है ना, गियास बेग, ठीक है ना, उसका नाम था, उस आर्किटेक्ट का नाम था गियास बेग। चलिए, अब इसमें क्या बात है, हुमायूं के मकबरा ऐसा पहला भारत में मुगल ऐसे समझिए कि ढांचा है जो कि पूर्ण रूप से मुगल पैटर्न पर आधारित है। इसमें चारबाग शैली का मतलब इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। ये मकबरा किस शैली पर बना हुआ है, तो चारबाग शैली पर यह मकबरा बना हुआ है। और यही मकबरा का जो शैली है ना, वो आगे ताजमहल के लिए आधार तैयार किया, ठीक है ना। इसमें दोहरा गुंबद है, ये दोहरे गुंबद की शैली को बाद के जितने भी मकबरे मुगल साम्राज्य में बनने लगे, ठीक है ना, तो इसी नकल पर, ठीक है, तो इसमें दोहरे गुंबद शैली का प्रयोग किया गया है, आप ऐसे समझिए। और ये जो मकबरा है, ये हुमायूं का मकबरा है, ये आगे के ताजमहल के लिए आधार तैयार किया। यानी कि हम यूं कहें कि जो ताजमहल, जो हम आगरा का ताजमहल देखते हैं, उसका जो मतलब वो किस मॉडल पर बना, तो वो मॉडल था हुमायूं के मकबरा मॉडल था।
ठीक है ना। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है एग्जामिनेशन दृष्टि से, वास्तुकार ग्यासबेक, इसमें चारबाग शैली, भारत में पहली बार, क्योंकि हुमायूं के पहले केवल बाबर का ही मकबरा था तो उसमें चारबाग शैली नहीं थी, आप ऐसे समझे, उसमें चारबाग शैली नहीं थी। इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, यह पहली बार हुआ है कि किसी भी मुगल आर्किटेक्चर वर्क में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। इसके पहले किसी भी तरह के मतलब आर्किटेक्चर में दोहरे गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये हुमायूं के मकबरा के बारे में मुख्य बातें ये रही। चलिए 1993 में ही लाल किले, सॉरी कुतुब मीनार, आप ऐसा समझिए 1993 में ही कुतुब मीनार स्मारक समूह, ठीक है ना, कुतुब मीनार स्मारक समूह को जगह दिया गया 1993 में। थोड़ा सा आगे बात को लेके चला जाए, ठीक है ना। कुतुब मीनार स्मारक समूह को 1993 में यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। देखिए 1993 में दो चीज, भारत के दो स्थल को विश्व विरासत में शामिल किया गया, एक था हुमायूं का मकबरा और एक कुतुब मीनार स्मारक समूह। अब कुतुब मीनार स्मारक समूह में क्या क्या है थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो कुतुब मीनार स्मारक समूह में क्या क्या पाया गया है, तो इसमें पहले तो हम ये पहले देखते हैं, इसमें कुतुब मीनार है, दूसरा इसमें जो मिला है वो है अल्लाई दरवाजा है, और इसमें सबसे खास बात क्या है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है, ठीक है ना, जो कि जैन मंदिर के ऊपर, जैन मंदिर को ढा करके उसी के ऊपर बनाया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है ना मस्जिद, ठीक है ना, वो ये लाल की सॉरी ये कुतुब मीनार परिसर में ही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ, जो कि यहां पर मिला हुआ है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ। चलिए तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुतुब मीनार परिसर में क्या क्या चीज मिला है, कुतुब मीनार स्मारक समूह में क्या क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है कुतुब मीनार, फिर अल्लाई दरवाजा, ठीक है, इस एक के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का नाम है ये, ठीक है ना, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुतुब मीनार को देखते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, खासा ये महत्व रखते हैं। तो चलिए पहले कुतुब मीनार को देखते हैं कि किसने बनवाया, कुतुब मीनार की क्या खासियत है, ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जानते हैं। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण एक्चुअली स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले इसको बनाने का कार्य शुरू किया, लेकिन बनाने से पहले वो मर गया। इसके बाद इस काम को पूरा किया इल्तुतमिश ने, लेकिन ये शुरू में एक्चुअली ये 4 मंजिला बना था, मतलब इसमें 4 मंजिल थे। शुरुआती कुतुब मीनार को देखा जाए तो इसमें केवल 4 मंजिल थे, है ना, इसमें आप ऐसे समझिए कि सिर्फ 4 मंजिल थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बिजली के प्रहार से, आकाशीय बिजली के प्रभाव से एक टूट कर गिर गया, ठीक है ना, एक टूट कर गिर गया। तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, अब एक टूट के गिर गया तो 3 ही ना रहा, तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें छोटा छोटा 2 और इसमें जोड़ दिया। यानी कि अभी के समय में अगर कुतुब मीनार में मंजिल की संख्या देखा जाए तो अभी 5 मंजिल है, कुतुब मीनार में मंजिलों की संख्या 5 मंजिल है। एक्चुअली ये बना था 4 मंजिल, बिजली के प्रहार से, लाइटनिंग के प्रभाव से टूट कर गिर गया, तो टूट कर गिर गया। तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 और ऐड करवा दिया। इसका मतलब है कि इसकी जो अब जो कुल ऊंचाई है वो 72.4 मीटर की ऊंचाई है। अभी जो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.4 मीटर की ऊंचाई है। मंजिल की संख्या कितनी है, मंजिल की संख्या इसमें 5 है, 5 मंजिल है, आप ऐसे समझिए,
इससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले इसको स्टार्टिंग का काम किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वो बीच में ही मर गया। तो इसको इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया, लेकिन इल्तुतमिश के बाद फिर इसमें जुड़ा फिरोज शाह तुगलक, है ना। एक टूटने के बाद जो उसने दो जोड़ा, तो इसमें फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको बाद में रिपेयर करवाया। तो इससे 3 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, लेकिन इसको अंतिम जो हाइट दिया वो फिरोज शाह तुगलक। चलिए, तो ये कुतुब मीनार के बारे में बात हो गई। इसकी जो टोटल ऊंचाई जो है अभी के डेट में 72.4 मीटर है, और इसकी जो मंजिल है वह 5 मंजिल है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण जैसे नाम से स्पष्ट है, अलाई दरवाजा किसने बनाया? तो ये बनाया गया था अलाउद्दीन खलजी द्वारा। अलाउद्दीन खलजी द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है ना, 1311 ईस्वी में। चलिए, ये क्या है? ये अलाई दरवाजा जो है ना, ये कुतुब मीनार का दक्षिणी पार्ट का ये गेट है, ठीक है ना, साउदर्न गेट ये बनाता है। चलिए, कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद का नाम है, जो कि जैन मंदिर के ऊपर इसको ढा करके बनवाया गया। और लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, जो कुतुब मीनार स्मारक समूह में मिला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये जो लौह स्तंभ है, ठीक है ना, चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये जो लौह स्तंभ है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 7.2 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर की ऊंचाई है, और इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। मतलब ये जो मटेरियल से बना है वो जंग, है ना, विरोधी मटेरियल है, एंटी रस्टिंग इसमें कंपोजिशन लगा है। यानी कि इस लौह स्तंभ, लोहा में तो तुरंत जंग लग जाएगा, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो लौह स्तंभ है अभी तक इस पर जंग नहीं लगा है। सबसे ताज्जुब की बात है कि इस पर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मतलब ये इस स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा है। इस मतलब कहने का मतलब है कि ये स्तंभ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो ये हमारा कुतुब मीनार स्मारक समूह 1993 कंप्लीट हो गया। अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, इसमें अब हम बात करेंगे जो भारत के जो धरोहर जो यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं, उसमें भारत में 5 जो है ना पर्वतीय रेलवे है। पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कुतुब मीनार के आगे। भारत में 5 पर्वतीय रेलवे हैं, जिसमें 3 को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। एक जो है दार्जिलिंग, एक है नीलगिरी, और एक है कालका शिमला, ठीक है। देखिए, दार्जिलिंग जो रेलवे है इसको 1999 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो चलिए, 3 जो है ना रेलवे है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये तीनों पर्वतीय रेलवे हैं, ठीक है ना। वो जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस चलते हैं। थोड़ा इसके बारे में देखा जाए। चलिए, 3 रेलवे जो है ना इसको विश्व विरासत में रखा गया है। भारत में 5 पर्वतीय रेलवे हैं, इसमें 3 रेलवे को विश्व विरासत में रखा गया है। चलिए, ये दार्जिलिंग को दिया गया 1999 में जगह,
विश्व विरासत सूची में। चलिए, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को दिया गया 2005 में जगह। चलिए, और कालका जो शिमला है इसको दिया गया 2008 में जगह। ये विश्व विरासत सूची का ये चार्ट है। चलिए, ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को ना टॉय ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर तीनों में कहा जाए कि तीनों में टॉय ट्रेन किसको कहते हैं, तो वो चीज है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, ठीक है ना, इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये कब तैयार हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो है ना, यह 1881 में, थोड़ा ध्यान दिया जाए, 1881 में शुरू हुआ था। ये कहां से कहां चलता है, तो दार्जिलिंग तो इसका अंतिम पॉइंट है, यानी कि सिलीगुड़ी से, आप ऐसा समझिए, सिलीगुड़ी एक जगह है, यह सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग चलता है। ये सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग कितना 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए, ये तो दार्जिलिंग रेलवे के बारे में बात हो गई। चलिए, अब हम आते हैं नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ठीक है ना। अब हम नीलगिरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये कब तैयार हुआ था, तो ये 1908 में तैयार हुआ था, ठीक है ना। यह दक्षिण भारत में है, नीलगिरी नाम से भी पता यहां से चल जाएगा। नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। यह, ठीक है ना, यह 1908 में तैयार हुआ था, आप ऐसे समझे। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसके साथ, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इस एरो को बढ़िया से समझा जाए, कोई हौच पौच नहीं होना चाहिए। यह कहां से कहां चलता है, यह है ना कुन्नूर, कुन्नूर से उदगमंडलम, है ना। यह कुन्नूर से उदगमंडलम 46 किलोमीटर, आप ऐसा समझिए, है ना, दूरी तय करता है। चलिए, तो ये जो दो ऐसे ये रेलवे हैं जो कि वो माउंटेनस हैं, पर्वतीय हैं, ठीक है ना। एक है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, एक है नीलगिरी पर्वत रेलवे। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के बारे में क्या कहा गया, इसका जो स्टार्टिंग साल है 1881। कहां से कहां चलता है, तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग चलता है। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे हम टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब हम आते हैं नीलगिरी पर्वत रेलवे के बारे में। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका स्टार्टिंग देख लिया जाए। इसका स्टार्टिंग कब से कब हुआ था, तो इसका स्टार्टिंग जो हुआ है वो 1908 में हुआ है। ये कहां से कहां चलता है और कितना दूरी तय करता है, तो चलिए इसके बारे में क्या कहा गया है कि यह जो है कुन्नूर से उदगमंडलम के बीच चलता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 46 किलोमीटर है। चलिए, अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब हम आगे लेके चलते कालका शिमला रेलवे, ठीक है ना। इसको जो स्टार्ट किया गया था, ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1903 ईस्वी में। ये सबसे लंबा दूरी तय करता है 96.6 किलोमीटर, 96.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये चलता है कालका से लेके शिमला, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में जगह है, ठीक है ना। और ये लोकोमोटिव ट्रेन चलते हैं, इन पर ना वो स्टीम वाले इंजन, स्टीम वाले ट्रेन चलते हैं, सिंगल लाइन ट्रेन चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, चलिए, तो इसे 1903 में शुरू किया गया। चलिए, ये कहां से कहां चलता है, नाम से भी है कालका शिमला, तो जाहिर सी बात है यह कालका शिमला के बीच, ठीक है ना, 96.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए, तो यह हमारा 3 पर्वतीय रेलवे के बारे में यही मुख्य बात रहा। अब हम बात को हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए,
अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वह है महाबोधि मंदिर समूह। अब हम बात को आगे लेके चलते हैं, महाबोधि मंदिर समूह, ठीक है ना। इसको 2002 में ना, ठीक है ना, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर समूह के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं। इसमें क्या क्या मिला, महाबोधि मंदिर समूह, समूह ना आ गया, समूह का मतलब उसमें एक से ज्यादा चीज होगा। तो इसमें क्या आएगा, पहले इसमें होगा महाबोधि टेम्पल, ठीक है ना, पहले होगा इसमें महाबोधि मंदिर, ठीक है ना। फिर वो वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसको आप समझिए कि बुद्ध वृक्ष, बौद्ध वृक्ष, आप इसको ऐसे समझिए, वो वृक्ष का नाम था बौद्ध वृक्ष। और एक है ना डायमंड थ्रोन, इसका वज्रासन कहिए, जहां पर महात्मा बुद्ध बैठ करके तपस्या किए थे। और जो तीसरा इसमें मिला है वो है क्या है, तो उसको आप मान के चलिए कि उसको वज्रासन कहा गया है, अंग्रेजी में कहें तो डायमंड थ्रोन, और अंग्रेजी में कहें तो वो है डायमंड थ्रोन। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जानना कि महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था। चलिए, तो महाबोधि मंदिर ये भारत का, ये समझिए कि ये पहला बौद्ध मंदिर है जो कि पूरी तरह से ईंट से निर्मित है, ये ईंटा द्वारा बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें पत्थर वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये पहला मंदिर है, ठीक है ना, पहला बौद्ध मंदिर जो कि ईंट से बना हुआ है। चलिए, निर्माणकर्ता सम्राट अशोक, निर्माण किसने कराया, तो सम्राट अशोक ने। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो महाबोधि मंदिर समूह है ये किस नदी के किनारे है, तो इसको फल्गु नदी, अभी गया में कौन सी नदी बहती है, फल्गु नदी। ये कहां पर है, महाबोधि मंदिर जो समूह है वो कहां पर है, गया में, बिहार में, ठीक है ना। चलिए, वो बिहार के गया में स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे है, ये जो महाबोधि मंदिर समूह है, फल्गु नदी, या इसका एक और नाम है निरंजन नदी। चलिए, और ये क्या कहते हैं कि बौद्ध वृक्ष या बुद्ध वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। वज्रासन वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध बैठे थे और उस जगह पर उनको ज्ञान मिला था। तो ये बात रहा महाबोधि वृक्ष, महाबोधि मंदिर समूह के बारे में। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो स्थल है जिसको यूनेस्को के विश्व विरासत में रखा गया है वह है भीमबेटका का शैल आवास, ठीक है ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर पाषाण कालीन, मतलब पाषाण समय के, स्टोन एज के, आप ऐसे समझिए, वहां पर पत्थर के आवास मिले हैं जहां पर लोग मतलब रहते थे, है ना, जो नोमैडिक जो लोग थे, है ना, वो लोग रहते थे। तो ये भीमबेटका एक जगह है, वो फेमस जगह है, वो एमपी में है, और उसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में रखा गया है। जगह का नाम है भीमबेटका, ठीक है ना, शैल आवास, शैल मतलब पत्थर, आवास मतलब घर, ठीक है ना। तो भीमबेटका जो शैल आवास है इसको 2003 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये है कहां, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह है कहां, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। इसमें ये है क्या, एक्चुअली भीमबेटका शैल आवास है क्या, ये पाषाण कालीन, पाषाण समय के, स्टोन एज के, ठीक है ना, ये पत्थर के आवास है, आप ऐसा समझिए। ये क्या है, तो पाषाण कालीन, ठीक है ना, पत्थर के या शैल, शैल के आवास है, शैल मतलब पत्थर, शैल आवास है जहां पर
है ना, कुछ बहुत ही ओल्ड पेंटिंग्स मिले हैं। वो चूंकि अंदर के गुफा में होने के कारण वो पेंटिंग नष्ट नहीं हुए। तो एग्जामिन्स के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें बहुत ज्यादा कथा कहानी में नहीं जाना है। भीमबेटका शैल आवास कहाँ है? ये शैल आवास को 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और अभी के डेट में ये मध्य प्रदेश में है। चलिए, हमको सिर्फ इतना बात याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें दो चीज मिलता है, एक है छत्रपति, एक है छत्रपति, ठीक है ना, वो जो छत्रपति टर्मिनस, छत्रपति टर्मिनस, ठीक है ना, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में। आप ऐसा समझिए, जो छत्रपति टर्मिनस है, छत्रपति शिवाजी, सॉरी में आप शिवाजी जोड़ लीजिए, छत्रपति का मतलब शिवाजी होता है, तो छत्रपति पूरा नाम लिख देते हैं। चलिए, अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है ना। ये छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है ये मुंबई में है, ठीक है ना। पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। इसका पूर्व नाम क्या है? इस छत्रपति टर्मिनस का पूर्व नाम है, ठीक है ना, विक्टोरिया टर्मिनस। इसको आप इंग्लिश में लिखिएगा, ज्यादा सरल होगा। इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। ये किस शैली में बना है? तो गोथिक शैली में। छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनस है ना, ये गोथिक शैली में बना हुआ है। ये गोथिक शैली में बना हुआ है, आप ऐसे समझिए। गोथिक शैली एक शैली है, ठीक है ना। तो इसका पूर्व नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। ये गोथिक शैली में बना हुआ है और ये सेंट्रल रेलवे का, आप ऐसे समझिए, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यहीं पर है, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है ये सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। यह मध्य रेलवे, आप ऐसे समझे, मध्य रेलवे, या इसको अगर क्लियरली भाषा में कहे तो ये सेंट्रल रेलवे का ये मुख्यालय है, शिवाजी छत्रपति टर्मिनस, ठीक है ना। सेंट्रल रेलवे का यह मुख्यालय है। चलिए, इसको कब बनाया गया, इसका निर्माण काल थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसका जो निर्माण समय है वो 1887 में इसको बनाया गया। इसका जो निर्माण साल है वो 1887 है। और इसको बनाने वाले वास्तुकार कौन थे? तो इसको बनाने वाले जो वास्तुकार थे वो फ्रेडरिक फ्रेडरिक स्टीवेंस, ठीक है ना। फ्रेडरिक स्टीवेंस ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इसको, है ना, इस जगह को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पहले इस जगह को किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। चलिए, कि ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये गोथिक शैली में ये इसका निर्माण हुआ है। चलिए, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह मध्य रेलवे का, आप समझे, मुख्यालय है। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वह मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अच्छा, इसके निर्माण का साल क्या था? तो 1887 में इसका निर्माण हुआ था। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके वास्तुकार, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार कौन है? तो ये वास्तुकार है फ्रेडरिक स्टीवेंस। ये भारत के सबसे व्यस्त, है ना, टर्मिनस में से एक है। भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है, आप इसको ऐसे समझे। तो हम समझते हैं कि हमारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इसको जगह दिया गया विश्व विरासत में। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना, जो इसके बाद जो
यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जगह दिया गया वह है लाल किला स्मारक समूह। लाल किला स्मारक समूह में क्या क्या मौजूद है? लाल किला है, उसमें आपको मिलेगा लाहौरी दरवाजा है, उसमें आपको मीना बाजार मिलेगा, ठीक है ना। ये औरतों का बाजार पहले हुआ करता था मुगल शासन काल में, और इसको स्टार्ट करने वाला मीना बाजार, एक मीना बाजार तो एक कॉमर्शियल बाजार होता है, ठीक है ना, जिसको मीना बाजार कहते हैं। लेकिन मुगल काल में मीना बाजार क्या था? ये महिलाओं के लिए स्पेशल बाजार होते थे, जिसमें महिलाओं से संबंधित सामान मिलते थे। उसमें जाने वाला भी जो राज दरबार के लोग ही जाते थे, आम लोगों के लिए वो बंद था। इसको सबसे पहले मीना बाजार को स्टार्ट करने वाला कौन सा? मुगल शासक था। तो हुमायूं ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में अकबर और अकबर के बाद के राजाओं ने इसको और एलाबोरेट बना दिया। तो लाल कहने का रेड फोर्ट स्मारक समूह में क्या क्या मिला है? तो एक रेड फोर्ट है, लाहौरी दरवाजा है, मीना बाजार है, नहर ए बत्तीसी, नहर बहिस्ते है जिसको स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, दीवाने आम दीवाने खास हैं, और मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा। रेड फोर्ट आप ऐसा समझिए, इंग्लिश में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट ग्रुप, ठीक है ना। हिंदी में लिखे क्या लिखेंगे? लाल किला स्मारक समूह, और अगर इंग्लिश में लिखे तो हमारा हो जाएगा रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट ग्रुप, और हिंदी में होगा लाल किला स्मारक समूह। चलिए, इसको 2007 में यूनेस्को के, ठीक है ना, विश्व विरासत समूह में जगह दिया गया। चलिए, इसके अंदर क्या क्या है? तो इस समूह के अंतर्गत क्या क्या मिलेंगे? तो इंपॉर्टेंट मिलेंगे लाल किला, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? लाल किला पर ही प्रधानमंत्री जो है वो देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। पहला तो चीज ये है, छोटा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, वो लाल किला पर ही फहराते हैं झंडा। अच्छा, लाल किला का जो निर्माण काल था, निर्माण समय था, तो निर्माण वर्ष क्या था? 1648। 1648 ईस्वी में ना लाल किला बनाया गया शाहजहां द्वारा। चलिए, इस लाल किला स्मारक समूह में और क्या क्या है? तो इसमें एक है मीना बाजार। मीना बाजार, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मीना बाजार जो है वो सिर्फ औरतों का बाजार था, और इसमें केवल राज परिवार के लोग ही जाते थे, आम लोगों के लिए ये चीज बंद था। तो मीना बाजार का शुरुआत किसने किया? इसे हुमायूं ने शुरू किया था। ये सब लाल किला स्मारक समूह के भीतर मिलेंगे, ठीक है ना। इसे हुमायूं ने शुरू किया था। चलिए, इसके बाद इसमें मिलेंगे आपको दीवाने आम, दीवाने खास, इसमें मिलेगा मुमताज महल, इसमें मिलेगा लाहौरी दरवाजा। ये सब चीज है इसी स्मारक समूह के भीतर में है। इसमें मिलेगा लाहौरी दरवाजा, और फिर जो इंपॉर्टेंट बात है वो मिलेगा आपको मोती मस्जिद। और जो लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण करता औरंगजेब। तो ये रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट ग्रुप को, ये इन सभी चीजों को एक साथ 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत में इसको सम्मिलित कर लिया गया। अब हम आते हैं अगला, तो वो है जंतर मंतर जयपुर, ठीक है ना, जिसे 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वह है जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर, जिसे 2010 में, ठीक है ना, जिसे 2010 में यूनेस्को के, ठीक है ना, विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, देखिए थोड़ा अब इसके कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं। ये जो जंतर मंतर जो जयपुर का है, एक्चुअली इसको बनाया किसने है? तो इसको सवाई जयसिंह, है ना, सवाई जयसिंह ने इसको बनाया था। सवाई जयसिंह ने ही जयपुर का निर्माण भी किया था। जयपुर का निर्माण करता किसको माना जाता है? जयपुर के जो निर्माण करता है वो है महाराज
सवाई जयसिंह, ठीक है। चलिए, और सवाई जो जयसिंह है, इन्होंने 5 जंतर मंतर बनाया, 5 वेधशाला इसको कहिए, ऑब्जर्वेटरी था, जहां से खगोलीय ये खुद, ये जो सवाई जो जयसिंह थे ना, अपने खुद ये मैथमेटिक्स के और खगोल विज्ञान के ना ये बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो इन्होंने 5 जगह पर ऐसा वेधशाला बनवाया, है ना, ऑब्जर्वेटरी कहिए इसको इंग्लिश में, वेधशाला बनवाया। वो 5 जगह कौन कौन थे? तो 5 जगह पर वेधशाला बनवाया गया। एक था जयपुर, दूसरा था उज्जैन, इसके बाद दिल्ली, इसके बाद मथुरा, और इसके बाद वाराणसी, ठीक है। देखिए, ये जो 5 जो जगह जो वेधशाला बनाया गया, इसमें जो सबसे बड़ा था ना, वह जयपुर का था। जयपुर की वेधशाला में ना 20 ऐसे समझिए कि इसमें खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं, है ना। इसमें इसमें खगोलीय जो उपकरण लगने की संख्या जो है ना, वो 20, लगभग 20, आप ऐसे समझिए, इसमें लगभग 20 खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं। सबसे बड़ा इन पांचों में जो सबसे बड़ा जो वेधशाला है, वह है जयपुर का वेधशाला, जिसमें लगभग 20 खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं, और यहां से हम लोग ग्रह नक्षत्र या टाइमिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। अभी भी ये सटीक टाइम बताता है किसी चीज के ग्रहीय घटना होने का, अभी भी ये सटीक टाइम बताता है। तो ये था हमारा जंतर मंतर जयपुर 2010 में, इसको इंक्लूड कर लिया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। चलिए, 5 जगह इंपॉर्टेंट है, कौन कौन जगह पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनवाया था? तो जयपुर, उज्जैन जो कि एमपी में है, ठीक है, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी। ये 5 जगह में सबसे जो बड़ा जो है वेधशाला, वह जयपुर का वेधशाला है। इसमें लगभग 20 है ना खगोलीय उपकरण लगाए गए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सन डायल वो जयपुर के वेधशाला में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन मतलब पत्थर का बना हुआ सन डायल है ये, ठीक है ना, जयपुर में। यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सन डायल वो जयपुर में लगा हुआ है, आप ऐसे समझ, ठीक है। तो ये जयपुर के साथ ये क्रेडिट है। हम बात को आगे लेके चलते हैं। दो हजार 13 ईस्वी में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को, ठीक है ना, विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। तो 2013 में जो 6 पहाड़ी किले हैं राजस्थान के, उनको सम्मिलित किया गया। देखते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले, इनकी संख्या 6 है, जिसको शामिल किया गया है 2013 में। अब 2010 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 2013 मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो पहाड़ी किले हैं।
चलिए, ये 6 राजस्थान के पहाड़ी किले हैं जिनको विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया है। चलिए, चित्तौड़ का किला, ये चित्तौड़गढ़ में है, जगह जिला का नाम है या जगह का नाम है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिला का नाम है राजस्थान का, वो उसमें है। रणथंभौर का किला फेमस किला है, ये सवाई माधोपुर जिला में है, ये सब जिला का नाम है। गणगौर का किला जो है वो झालावाड़ जिला में है। चलिए, आमेर का किला जयपुर जिला में है और जैसलमेर का किला जैसलमेर में है। तो ये 6 ऐसे किले हैं जिनको मतलब यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। थोड़ा इनके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें जान ले। देखिए, चित्तौड़ का जो किला है ना, तो ये मेवाड़ का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान के ये मेवाड़ का ना राजधानी था। मेवाड़ तो जगह का नाम था, लेकिन चूंकि जगह की राजधानियां होती थी, तो जो चित्तौड़ का किला है ये आप ऐसा समझिए, चित्तौड़ का किला जो है मेवाड़ की राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी थी। सबके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा जान लेते हैं। थी है नहीं थी, चलिए बात को आगे देखते हैं। देखिए, कुंभलगढ़ के किला को क्या कहते हैं, इसका एक उपनाम है ना, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जैसे कि दुनिया के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो उसी तरह से कुंभलगढ़ के किले को कहा गया है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसका एक उपनाम है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चलिए, देखिए, इस कुंभलगढ़ के किला को बनाया किसने था, ठीक है ना, तो राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है ना। इसका निर्माण, कुंभलगढ़ के किला का निर्माण, इसका निर्माण, ठीक है ना, राणा कुंभा ने, है ना, 15वीं शताब्दी में करवाया था। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कुंभलगढ़ के बारे में। चलिए, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। चलिए, गणगौर का किला, देखिए ये ऐसा किला है ना जिसको हिल और वाटरफोर्ट दोनों कहते हैं। मतलब कि इसको आप पहाड़ का किला भी समझिए या जल का भी किला समझिए, ये दोनों का किला है ना। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिल एंड वाटरफोर्ट। ये जो 6 आप देख रहे हैं ना, इसमें जो गणगौर का किला है ये जल का भी ये किला है। मतलब वहां ऐसा नजारा है जहां पर आपको पहाड़ी का भी किला और वाटर का भी किला, ये दोनों का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फोर्ट, है ना, बोथ हिल एंड वाटर फोर्ट, हिल एंड वाटर फोर्ट। चलिए, ये गणगौर के किले के बारे में है। देखिए, गणगौर का ना युद्ध हुआ था, गणगौर के युद्ध है ना फेमस युद्ध है। थोड़ा इसको हम लोग ऊपर लेके चलते हैं, यहां से समझा जाए, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहीं से समझा जा सकता है। चलिए, ये जो गणगौर का किला है, ठीक है ना, इसमें गणगौर का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध जो हुआ था वो 1519 में गणगौर का युद्ध हुआ था। इसके बीच तो हुआ था राणा सांगा एवं, है ना, महमूद खिलजी के बीच, महमूद खिलजी के बीच, जिसमें महमूद खिलजी की हार हुई थी। यह मालवा का ये राजा था, यह मालवा का सुल्तान था। महमूद खिलजी था, ये मालवा का सुल्तान था। तो इसका राणा सांगा से युद्ध हुआ था और जिसमें कि महमूद खिलजी की हार हुई थी। तो ये गणगौर का युद्ध ये 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। तो बच्चों, आज का हमारा ये जो हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख रहे हैं जो यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया है, तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही रहा। ये अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है 2013 तक के मतलब साइट को, जिसको यूनेस्को ने अपने अंदर रखा है। लेकिन अभी कुछ और बाकी बातें बची हुई है, अभी सारी बातें खत्म नहीं हुई है। उसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल को देखा जो भारत में है। आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने उससे आगे हम लोग बढ़े और कुछ हम लोगों ने भारत में यूनेस्को के धरोहर को देखा। शेष जितने धरोहर हैं वो पार्ट 3 में समाप्त हो जाएंगे।
तो आज की बात बस इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।